स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आज हम जो है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन कैसे किया जाता है, यानी कि रेसिस्टर इन पैरेलल। अभी मैंने प्रतिरोधक का पहले ही आपको अर्थ बताया था, परिभाषा भी मैंने बताया था कि प्रतिरोधक मतलब क्या होता है कि जो चालक में, यानी कि जो देखिए यहाँ पे ऐसा ये जो आकृति बनाया गया है, जो ये चालक है सुचालक, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा बहेगी। तो ये जो विद्युत धारा बहती है ना, तो बहते समय जो भी विद्युत धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो उसे हम प्रतिरोधक कहेंगे। ये मैंने वहां पे उस दिन आपको कहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर इसको समांतर क्रम में रखा जाए, समांतर मतलब होता है एक के दूसरे नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे समांतर क्रम में संयोजन रखेंगे तो एक सूत्र वहां पे देखिए प्राप्त होता है, उसे हमें याद कर लेना है, सॉरी ज्ञात कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ संकेत आए हुए हैं। देखिए ए का मतलब होता है एम्पियर, आर का मतलब है प्रतिरोध, वी का मतलब विभवांतर, दूसरा वी का मतलब वोल्ट, के का मतलब कुंजी होता है, और ई का मतलब होता है सेल, या इसे हम बैटरी भी कहते हैं। देखिए ऐसा ये परिपथ का आकृति है। यहाँ पे ए जो विद्युत धारा जा रही है प्लस माइनस, इसको मापन करने के लिए, फिर सी और डी यह विभवांतर है। इसमें देखिए ऊपर वोल्ट है प्लस और माइनस मापन करने के लिए, और जो तीनों है ये भी वहाँ पे विद्युत धारा मापन करने के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे जैसे कि प्रतिरोधक का समांतर क्रम में संयोजन, यानी आर मतलब उसको रेसिस्टर्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 लगाए गए, R1 R2 और 3। ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन केवल हमें यहाँ पे एक समझाने के लिए केवल 3 वहाँ पे R1 R2 R3, क्योंकि 3 संयोजन 3 समांतर क्रम में रखे गए हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे के मतलब मैंने पहले बताया था कुंजी होता है, और प्लस माइनस यहाँ पे ई यानी कि जो सेल और बैटरी होता है। अब देखिए आकृति में जैसे बताया गया है कि R1 R2 R3 सी तथा डी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अभी देखिए यहाँ पे जोड़ा है ना, देखिए सी और डी दोनों के बीच में देखिए उसको जोड़ा गया है। ये ऊपर R1 नीचे R2 और नीचे R3, ऐसे समांतर क्रम में उसको जोड़ा गया है। तो प्रतिरोधों में से देखिए बहने वाली विद्युत धारा फिर क्या होगी, देखिए I1 I2 I3 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, अगर तीनों प्रतिरोध है तो फिर वहां पे विद्युत धारा भी तीनों क्रम से ही रहेगी ना, समांतर क्रम में रहेगी, यानी I1 I2 और R3 है। तो परिपथ में से देखिए प्रवाहित कुल विद्युत धारा, प्रवाहित कुल विद्युत धारा मतलब टोटल विद्युत धारा अगर निकालना है तो I बराबर देखिए क्या हो जाएगा, I1 I2 I3 बराबर ना। तो ये कुल मिला के तीनों है, तो तीनों मिला के अगर कुल मिला के बोलेंगे तो विद्युत धारा है, यानी कि I बराबर क्या होगा, I1 I2 I3, ठीक है। उसके हिसाब से विद्युत धारा वहां पे प्रवाहित होगी। तो इसको समीकरण हम नाम देते हैं 1। फिर आगे क्या होगा देखिए कि ओहम के नियम के अनुसार प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो देखिए क्या बताया गया है कि ओहम के नियम के अनुसार प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ओहम का नियम क्या है कि V बराबर आई आर है, बराबर ना, V बराबर आई आर है, लेकिन हमें क्या करना है, कुल विद्युत धारा निकालना है। तो सूत्र चेंज हो जाएगा, तो I बराबर देखिए V बटे आर पी हो जाएगा। P क्यों, क्योंकि पैरेलल है, ये मैंने बताया था ना पैरेलल। तो I बराबर V बटे आर पी है। तो अभी कुल विद्युत धारा 3 बार है, तो ये सूत्र भी 3 बार आ जाएगा, बराबर ना। जैसे कि I1 बराबर V बटे R1, P की जगह पे क्या है पैरेलल, मतलब 3 बार है ना, इसलिए P की जगह पे 1 2 3 आएगा। तो सेकंड वाला I2 बराबर V बटे R2, फिर से थर्ड वाला I3 बराबर V बटे R3। तो ये समीकरण जब हमने उसको 1 पे रखेंगे, इस सूत्र को हमने समीकरण 1 पे रख दिया, तो यहाँ पे इस तरह से वो क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर अभी हम विद्युत धारा की बात नहीं करेंगे, तो देखिए क्या होगा कि V बराबर V बटे आर पी बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, केवल विभाजन के बारे में। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध है तो देखिए 1/R पी, सिर्फ प्रतिरोध बोला गया है, तो प्रतिरोध की बात, विभवांतर और विद्युत धारा की बात वहां पे नहीं हो रही है, तो केवल क्या है वहां पे प्रतिरोध है। तो क्या होगा देखिए कि 1/R पी बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि वहां पे 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। यदि प्रतिरोध N को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखिए क्या होगा, I बटे आर पी बराबर I बटे R1 प्लस I बटे R2 प्लस I बटे R3 प्लस डैश 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 प्लस I बटे वहां पे क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। आर एन मतलब देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो संख्या है, ये प्रतिरोधों की संख्या जैसे ऊपर 3 है ना, 1 2 3, तो ये तीनों प्रतिरोधों की संख्या वहां पे बदल सकती है, चेंज हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
फिर से एक बार देखो, बता देता हूँ आपको कि जो समांतर क्रम में रखा गया है ना R1 R2 R3, तो उसमें से कुल बहने वाली विद्युत धारा I1 I2 R3 होगा, क्योंकि प्रतिरोध 3 है तो विद्युत धारा भी 3 बार बहेगी। तो कुल बोलेंगे तो वहां पे I बराबर I1 I2 और I3 होगा। और ओहम के नियमानुसार कुल विद्युत धारा ज्ञात करेंगे तो V बराबर IR, ये उसका सूत्र है। तो I बराबर V बटे RP। तो कुल विद्युत धारा में मतलब उसको ज्ञात करेंगे तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो इसके नीचे हम के अनुसार ये इस तरह से वहां पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में रखेंगे तो इस तरह से आपको बदलाव होता हुआ दिखाई दिया। तो ये देखिए समांतर क्रम यानी कि रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, उसके आगे जाके देखिए क्या बदलाव होगा। अभी अगला हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी का मतलब उसमें सीरीज में, सीरीज मतलब 1 2 3 4 5 6 से शुरुआत से मतलब ऐसा सीरीज बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ संकल्पना है। V यानी कि वोल्ट, V यानी कि विभवांतर, A यानी कि ये विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, K मतलब कुंजी, E मतलब बैटरी, R मतलब प्रतिरोध और I मतलब होता है विद्युत धारा। तो यहाँ पे देखिए ये परिपथ है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा C और D के बीच में R1 R2 R3 ऐसे तीन जो प्रतिरोध है वहाँ पे श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में उसको रखे गए हैं। फिर ये एम्पियर है, ये बैटरी है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध में देखिए वहां पे R1 R2 R3 विद्युत परिपथ में लगाया गया है तथा वह श्रेणी क्रम में संयोजित है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसे सीरियल नंबर से उसको रखा गया है। देखिए V1 V2 V3 क्रमशः R1 R2 दरमियान है तो विभवांतर है। देखिए क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 देखिए अगर R1 R2 के दरमियान विभवांतर है तो क्या होगा, देखिए कुल विभवांतर फिर क्या होगा, कुल विभवांतर मतलब क्या होगा, विभवांतर 3 बार है तो V बराबर V1 V2 प्लस V3 हो जाएगा, बराबर ना। बिंदु C तथा D के मध्य परिणामी प्रतिरोध है तो ओम के नियमानुसार देखिए क्या हो जाएगा। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर IR S। यस क्यों होगा, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है वो श्रेणी में है यानी सीरीज में है। तो देखिए V बराबर IRS। तो ओहम के नियमानुसार देखिए कुल विभवांतर फिर क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1 क्योंकि वो 3 बार है सीरीज में, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। फिर उसके आगे अगर प्रतिरोध विद्युत धारा के साथ हम लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, सिर्फ IRS केवल विद्युत धारा, IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 क्योंकि ये केवल विद्युत धारा के साथ में है। और केवल प्रतिरोध रहेगा तो फिर RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और यदि उसी को n प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, n मतलब क्या होता है कि उसकी जो श्रेणी है आगे जाके क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से वहां पे देखिए RS बराबर R1 R2 R3 प्लस डैश 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 RN। n का मतलब आता है कि वहां पे प्रतिरोधों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, वहां पे प्रतिरोध संख्या आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन किस तरह से होता है वहां पर बताया गया है। इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, जिसमें ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन और प्रतिरोध विद्युत धारा के साथ ये दोनों वहां पे बताया गया है। आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का बात किया था उससे संबंधित देखिए सवाल है। देखिए यदि 25 ओहम, 40 ओहम, 15 ओहम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो उस परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे तीनों प्रतिरोधों को क्या किया गया पता है, श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो जब हम श्रेणी क्रम में रखेंगे तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध क्या हो सकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है कि प्रश्न के अनुसार प्रतिरोध जो है 3 बार दिया गया, यानी कि R1 बराबर देखिए 25 ओहम, R2 बराबर 40 ओहम, R3 बराबर 15 ओहम। पहले तो उसको तीनों को लिख लेना है। और श्रेणी क्रम का जो हमारा सूत्र है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के अनुसार सूत्र यानी कि RS बराबर R1 R2 R3। ठीक है, क्या है देखिए R1, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए बट 1 हो गया गलती से, R1 R2 R3 प्लस डैश 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 RN हो गया, लेकिन हमारा क्या है 3 तक है। देखिए RS बराबर R1 R2 R3 है। ठीक है,
सो RS बराबर R1 25 है, R2 40 है और R3 कितना है 15 है। तो ये एस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो टोटल हमें उसको जोड़ देना है। तो 25 और 15 पहले से 40 होगा, 40 + 40 यानी कि RS बराबर क्या हो गया 80 ओम हो गया। तो परिपथ का देखिए परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 80 ओम हो जाएगा। बस ऐसा एकदम सिंपल सा सवाल जो है वहाँ पे हमें कर लेना होता है। तो ये एकदम ये सिंपल है। फिर उसके बाद में देखिए उसी के जस्ट जैसा अभी ये समांतर क्रम के अनुसार, यानी देखिए कि 40 ओम, 60 ओम, 30 ओम को 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। प्रश्न के अनुसार देखिए R1 बराबर 40 ओम, R2 बराबर 60 ओम, R3 बराबर 30 ओम। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये सूत्र है हमारा। तो सूत्र के अनुसार देखिए 1/RP बराबर ये R1 कितना है देखो 40 है, R2 कितना है 60 है, R3 30 है। तो तीनों को देखिए अभी हमें समान कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि ये जब हर और अंश को जब जोड़ा जाता है ना तो सबका देखिए जो हर होता है ना वो समान करना होता है। तो तीनों को ऐसे ऐसे जोड़ देना है कि सबका हर जो है समान होना चाहिए। इसलिए देखो मैंने ये 40 को 3 से गुना किया है और नीचे जिससे गुना करते हैं ऊपर भी उससे गुना करते हैं, उस बात को आप ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। तो नीचे 40 गुना 3 है तो 120 हो जाएगा, 60 गुना 2 120, 40 40 + 30 120, क्योंकि तीनों को हमें नीचे 120 120 करना है। क्योंकि जब ऐसे हर और अंश को जब जोड़ा जाता है ना पूर्णांक अपूर्णांक में, तब उसको जो उस नीचे का हर होता है उसको समान करना पड़ता है। नीचे आपने जितने से गुना किया ऊपर वाली संख्या से उसमें से उतना गुना करना है। तो ऊपर हमने 3 2 और 4 से गुना किया, तब जाके हम उसको जोड़ सकते हैं। तो 1/RP बराबर देखिए 3 + 2 + 4 हो जाएगा और नीचे तीनों का देखिए ये हर समान है 120, तो 120 तो बराबर देखिए 3 + 2 + 4 9 बटे क्या हो जाएगा 120। 1/RP बराबर 9/120 है। तो इसको जोड़ेंगे देखिए RP बराबर 109 को 120 मतलब जिससे हम भाग देते हैं तो RP बराबर देखिए 0.075 ओम, ये उसको आपको भाग देना है, भाग दे के चेक कर लेना है। तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध जो वहाँ पे देखिए 0.075 ओम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि समांतर क्रम में समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम के सूत्रानुसार हम लोग ये परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ डाउट रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी देखिए घरेलू विद्युत संयोजन, घरेलू मतलब जो घर में हम बोर्ड बनाते हैं, घर में हमारा जो लाइट का निर्माण होता है ना वो किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी है। देखिए हमारे घरों में विद्युत धारा मुख्य विद्युत चालक तार से जमीन के नीचे तारों द्वारा या विद्युत के खंभे के तारों से द्वारा लगाई जाती है। और अभी देखिए कि जो उसमें से एक होता है विद्युतमय तार, तो दूसरा देखिए उदासीन तार होता है। सामान्य तो देखिए विद्युत तार ये लाल रंग का, घर में देखिए आपने जो लाल रंग देखा होगा, लाल रंग का तार देखा होगा, तो वो लाल रंग का तार देखिए विद्युतमय तार होता है। और उदासीन तार देखिए काले रंग का होता है। ठीक है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो भारत में देखिए इन दोनों तारों के मध्य विभवांतर का सामान्य देखिए 220 वोल्ट का, मतलब जो भी घर में हमारा जो सब वोल्ट चलता रहता है ना लगभग वो 220 का वोल्ट का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और दोनों तार घर के विद्युत मीटर के मुख्य संलग्न तार द्वारा संयोजित किया जाता है। तो उसमें बोर्ड में देखिए मेन फ्यूज भी होता है। ठीक है, फ्यूज का इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ पे बोर्ड बना देते हैं। इसमें देखिए मुख्य कुंजू द्वारा ये तार घर के सभी चालकों तारों से जोड़े जाते हैं। हमारे घरों में विद्युत चालक तारों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक कमरे में विद्युत उपलब्ध हो सके। देखिए संयोजन इस तरह से किया जाता है ना, एक बोर्ड होता है तो पूरे घर में लाइट चली जाती है, तो ऐसा वहाँ पे संयोजन क्या है किया जाता है। यानी प्रत्येक स्वतंत्र परिपथ में देखिए विद्युत में और उदासीन तारों के मध्य विविध उपकरणों को जोड़ा जाता है। प्रत्येक उपकरणों को समान विभवांतर की आपूर्ति की जाती है, उपकरणों को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखना है कि घर में जो संयोजन होता है ना वो हमेशा कैसे होता है, समांतर क्रम में ही होता है। और इसके अतिरिक्त तीसरी तार देखिए भूसंपर्क तार होती है और वो पीले रंग की होती है, विद्युत रोधी आवरण की होती है। वह घर के पास जमीन में एक धातु की पट्टी से जुड़ी रहती है और ये तार सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए लाल मेन तो देखिए दोनों तार होता है, एक लाल वाला और दूसरा ये विद्युत वाला लाल वाला और उदासीन काला वाला, दोनों होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो पीले रंग का भी होता है, वो विद्युत रोधी आवरण धातु के पट्टी से जुड़ा रहता है। क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, विद्युत धारा अगर ज़्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल यानी कि एक सुरक्षा के लिए, ये तार की सुरक्षा के लिए उसको उपयोग में लिया जाता है।
फिर इसमें आगे देखिए संगलक तार है, जो भी घर में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए विद्युत उपकरणों को नुकसान न होने देने के लिए संगलक तार का उपयोग किया जाता है। जो उपकरण होते हैं, मतलब घर में जो भी सामान आप यूज करते हैं ना, मशीन वगैरह जो भी होता है, तो उसका नुकसान ना हो उसके लिए देखो संगलक तार का उपयोग करते हैं। यह तार देखिए विशिष्ट गलनांक वाली मिश्र धातु की बनी होती है और विद्युत में उपकरणों से श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। यदि परिपथ में किसी कारणवश निश्चित सीमा के बाहर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार का तापमान बढ़कर वह पिघल सकता है और इस कारण परिपथ खंडित होकर विद्युत प्रवाह रुक भी सकता है और उपकरणों का संरक्षण होता है। यह तार देखिए पोर्सिलिन जैसे विद्युत रोधी पदार्थ से बने कटर में लगाई जाती है। घरेलू उपयोग के लिए सीमा के संगलक तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये कार्टेज फ्यूज है और ये सिरेमिक फ्यूज है। तो ऐसे फ्यूज होते हैं ना कुछ, अगर विद्युत धारा ज़्यादा बह रही है, ज़्यादा बहने के शॉर्ट सर्किट हो रहा है, विद्युत धारा तार मतलब गर्म हो गया है, ऐसी सब घटनाओं को मतलब सुरक्षित रहने के लिए ये संगलक तारों का, ऐसे दोनों तारों का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा के उपयोग संबंधी देखिए सावधानी बरतनी है। क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं? देखिए पहला, घरों को दीवार पर लगाए जाने वाले विद्युत स्विच और सॉकेट इतनी ऊंचाई पर होने चाहिए कि छोटे बच्चों के हाथ वहां तक ना पहुंचे। देखिए जो घर में हम बोर्ड बनाते हैं, जो स्विच या सॉकेट जो भी हम बनाते हैं, इतनी ऊंचाई पे हमें बनाना चाहिए कि छोटे बच्चों को वहां पे पहुंचा देना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को शॉक वगैरह लग गया तो वहां पे उनकी मृत्यु हो सकती है। वहां तक ना पहुंचे अर्थात पिन या कील जैसी कोई वस्तु प्लग में नहीं डाल सकेंगे। प्लग निकालते समय प्लग पकड़कर खींचे, वायर ना खींचे। मतलब देखिए प्लग अगर निकालते हैं तो हमें उसको निकालना है, बस वायर वगैरह हमें कुछ खींचना नहीं है। सेकेंड, विद्युत उपकरणों की सफाई करने पहले उनके बटन बंद करके विद्युत धारा खंडित करें और उसका प्लग सॉकेट से बाहर निकाल दे। विद्युत उपकरण की अगर आप सफाई करते हो तो वायर वगैरह वैसे मतलब खुला है या तो बटन वगैरह स्विच सब ऑन है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, हमें उसको निकाल के उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। तीसरा देखिए, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय देखिए हाथ हमें सूखे होने चाहिए। अगर गीले हाथ होते हैं तो वहाँ पे शॉक लगने की संभावना होती है। इसी प्रकार ऐसे समय रबर के तल वाली चप्पलों का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। देखिए रबर की तल वाली जो चप्पल होती है, क्योंकि रबर के तल वाली चप्पल में कैसा होता है, शॉक नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत का वो कुचालक होता है। रबर विद्युत रोधी होने के कारण ऐसे चप्पलों का उपयोग करके विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के शरीर में से विद्युत धारा प्रवाहित होने का खतरा टाला सकता है। जैसे कि मैंने अब बताया, अगर किसी को शॉक लग रहा, लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए टेबल पर रखकर, या मतलब गीला हाथ नहीं होना चाहिए, सूखा हाथ होना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए रबड़ वाली। तो ये सब की वजह से क्या है, क्योंकि विद्युत रोधी होता है और उससे हमें शॉक नहीं लगता है। चौथा, यदि विद्युत का धक्का लगने वाला व्यक्ति ऐसा है तार में संपर्क है तो मुख्य बटन बंद करना चाहिए। अगर किसी को शॉक लगा है तो हमें जो स्विच का मुख्य बटन होता है, जहाँ से भी कनेक्शन है, वो हमें वहाँ से बंद कर देना चाहिए। और यदि मुख्य बटन दूर हो तो उसकी जगह आपको पता ना हो तो सॉकेट से प्लग बाहर निकालने की कोशिश करें। मतलब अगर हमें वहाँ पे स्विच वगैरह कुछ पता नहीं है, जहाँ पे वो इंसान को शॉक लगा है वहीं पे मतलब जो सॉकेट वगैरह लगा रहता है उसको हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और यह संभव ना हो तो लकड़ी की वस्तु की देखिए सहायता से उस व्यक्ति के तार के पास से हमें उसको क्या करना चाहिए, दूर धकेल देना चाहिए। तो इस तरह से ऐसी कुछ सावधानियां बरत के हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा से हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो इतनी सारी सावधानी जो है आपको क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। तभी जो है वहाँ पे मतलब जो बाकी शॉर्ट सर्किट वगैरह जो शॉक लगता है, ये सब चीज़ों से मतलब हम लोग क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रख लेना है। इसी के साथ में स्टूडेंट्स ये हमारा जो पाठ है यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ सवाल वगैरह रहेंगे तो हम उसको बाद में करेंगे।